हेलो। मैं ये हिंदी में एससी दुबे का पार्ट टू कर रहा हूँ। तो मैं ऑलरेडी पार्ट वन कर चुका था, जिसमें दुबे जी का जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताया था। फिर भारतीय ग्राम और जो कमार जनजाति का जो पुस्तक था उसके बारे में स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच उन्होंने कैसे प्रयोग किया चर्चा किए थे। इसमें हम लोग करेंगे दुबे जी का कॉन्सेप्चुअल आइडिया, क्या क्या उन्होंने विचारधाराएं दिया है गांव के ऊपर, भारतीय गांव के ऊपर, कि भारतीय गांव एक जैसा हो सकता है या नहीं। दूसरा, भारत में सामाजिक परिवर्तन के ऊपर। तीसरा, विकास के ऊपर। और चौथा, परंपरा के ऊपर। इस प्रकार चार चीज़ों में दुबे जी का आइडिया लेंगे। वैसे एक अटल साहब का, योगेश अटल, उनका एक आर्टिकल ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट में छपा था 2007 में, वॉल्यूम 16 नंबर 3 एंड 4। ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट वॉल्यूम 16 नंबर 3 एंड 4, उसको पढ़िए। वंडरफुल आर्टिकल, बहुत चीज़ें उन्होंने समअप किया उसमें। मेनली मैं जो बोलूँगा उनका आइडिया लूँगा, और कुछ मेरे अपने आइडिया जो मेरे पुस्तक में हैं डेवलपमेंट वाली, उससे लेके मैं आपको बताऊँगा। और मेरा ये टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। और आप किताब वगैरह पढ़ें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन इसमें भी कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। पहला है भारतीय गाँव के बारे में सामान्यकरण क्या है। क्या भारतीय गाँव एक जैसा है? क्या हम कहेंगे, मान लीजिए कोई फ्रांस का आदमी पेरिस से आता है या अमेरिका से आता है, बोला मुझे एक भारतीय गांव दिखाओ। अरे भाई, भारतीय गांव एक कैसा दिखाए? आप बोले एक उत्तर प्रदेश गांव दिखाए, उड़ीसा गांव दिखाए, केरल का गांव दिखाए, आंध्र का गांव दिखाए, बिहार का दिखाए। चलिए, बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। कश्मीर का गांव दिखाए, पंजाब का गांव दिखाए, डिफरेंट है बिल्कुल। बड़े बड़े लस्सी की ग्लासेस, क्या बढ़िया है पंजाब की गांव। क्या क्या हम गए हैं पंजाबी गांव। मैं करीब 9 राज्यों में विलेज स्टडी किया हूँ। हिमाचल प्रदेश का गांव, वाह क्या बात है। तो हर जगह गांव यूनिक है। केरल का गांव यूनिक है, उड़ीसा का यूनिक है, उत्तर प्रदेश तो यूनिक है ही, उत्तराखंड तो और यूनिक है। तो ये सब गांव, क्या सारे गांवों का एक यूनिफॉर्म समान जैसे विशेषता मिल सकता है? नो। दुबे साहब ने कहा कि नहीं मिल सकता। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि कुछ आधार, कुछ न्यूनतम आधार निकाल सकते हैं कि भाई ये आधार है, इसके ऊपर वो गांव को आप डिस्कस करिए। उन्होंने 6 आधार दिया कि गांव, भारतीय गांव को डिस्कस करने का, वर्णन करने का, विश्लेषण करने का 6 आधार है। नंबर 1 आधार है साइज, पॉपुलेशन और लैंड एरिया। समझते हैं, गांव का आकार और जनसंख्या और भू क्षेत्र कितना है। ओके, हर जगह होता है। नंबर 2 है एथनिक कंपोजिशन एंड कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जाति का संरचना क्या है और निर्जातीय संरचना क्या है। निर्जातियों में क्या आएगा? विभिन्न धर्म वाला आएगा, जाति तो है ही। नंबर 3, पैटर्न्स ऑफ लैंड ओनरशिप। भूस्वामी अपना कितना, कौन सा व्यवस्था में भूस्वामित्व है। चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड पावर हायरार्की। ठीक है, प्राधिकार की संरचना क्या है और शक्ति संस्तरण कैसा है, जातियों में आधारित है, धर्म के ऊपर आधारित है, क्या है। 5 नंबर है डिग्री ऑफ आइसोलेशन, अलगाव का परिमाण, कि कितना लिंक्ड है, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट से लिंक्ड है, कि बहुत दूर दराज के गांव है, लाइक दिस, कि शहर के पास के गांव है, लाइक दिस। 6 नंबर है लोकल ट्रेडिशन, स्थानीय परंपराएं क्या क्या है। तो ये 6 आधार बन सकता है, हम गांव को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है दुबे ने कहा कि इन 6 आधार पर हम गांव का 3 प्रकार ले सकते हैं। 3 प्रकार मतलब हर गांव में ये 3 प्रकार की विशेषताएं मिलेगा। पहला विशेषता है, ये एक भू क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है कि नहीं, जिसमें आपको सामाजिक, आर्थिक और कर्मकांडीय इकाई मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक, कर्मकांडीय इकाई मिलेगा और हर गांव का एक निश्चित क्षेत्र होता है। ये पहला हो गया। दूसरा है वही एथनिक कंपोजिशन, इंटरडिपेंडेंसी, इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन कम्युनिटीज एंड मेनली कम्युनिटीज। क्या है कि हर समुदाय, गांव में कई प्रकार के समुदाय है, जाति समुदाय है, धर्म समुदाय है। हर समुदाय आपस में अंतर संबंधित है, अंतर निर्भरित है। ठीक है, उसमें कुछ जातियां स्पेशलाइज्ड है, विशिष्टीकरण है, वो अपनी सेवाएं देते हैं। दूसरे धर्म का भी कुछ समुदाय है या सेक्ट है, या आप जातियां भी कह लीजिए, वो भी
इसी को करते हैं। आपस में जज्बानी रिश्ता चलता है, कुछ उसमें डोमिनेंट होते हैं, कुछ समुदायों को पवित्र माना जाता है, उनको पवित्र नहीं माना जाता है, ये हर जगह मिलता है। दूसरा हो गया। तीसरा है कि ये सारे समुदाय आपस में म्यूचुअल ऑब्लिगेशन से जुड़े हुए, पारस्परिक उत्तरदायित्व से जुड़े हुए। ये फिर दुबे साहब एक कहते हैं कि कैसे ये ग्रामीण समुदाय संगठित है। उन्होंने 2 फिगर दिया जो अटल साहब ने दिया है, ये है, ठीक है। ये पहले वाले में 7 सर्किल है, 7 है, दूसरे में 6 सर्किल है। ये जो 7 सर्किल है इसमें लिखा है ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ किन एंड कास्ट, जाति और नातेदारी के ऊपर आधारित है ये, ठीक है। ये ऊपर ईगो है, वो कैसे लिंक्ड है। दूसरा है ऑर्गेनाइज इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल एफिनिटी, क्षेत्रीयता के ऊपर आधारित कैसे संगठित है। इसमें ये 7 सर्किल में 7 रखा है, इसमें 6 में 6 रखा है। पहला 3 सेम है, नहीं पहला 2 सेम है। ये है व्यक्ति, फिर परिवार, फिर ग्रुप ऑफ नियर किन, लीनिएज, वंश, रिलेटिव्स, सबकास्ट, वर्ण। इसमें है व्यक्ति, परिवार, गांव, इंटर विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्र, राष्ट्र, इस प्रकार संगठित है। ये आपका हो गया गांव वास्तव। उसके बाद हम करेंगे, मतलब ये गांव के बारे में जनरलाइज, उसके बाद हम करेंगे सामाजिक परिवर्तन भारत में कैसे होता है। दुबे के आइडिया अलग अलग शोध पत्रिकाओं में उन्होंने लिखा है, शोध पत्र, उसी में उन्होंने, उनका कई जगह अध्यक्षीय भाषण रहा, उसी में से है 5 फैक्टर सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित किया। ओके, क्या क्या है। नंबर 1, पश्चिमी समाज का, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव से एक नया प्रशासनिक व्यवस्था उत्पन्न हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था में होता क्या है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, ये 3 चीज़ें होता है। ये संस्थाएं उत्पन्न हुआ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, ठीक है। ये बिल्कुल पहले था नहीं, बड़ा औपचारिक रूप से सूची हुई। नंबर 2, एक आधुनिक व्यवस्था से कई चीज़ें उत्पन्न हुआ। कैसे, यातायात के साधन बढ़ गए, संचार के साधन बढ़ गए, और औद्योगिकरण हो गया। ये औद्योगिकरण, संचार के साधन, यातायात के साधन के वजह से भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरने की कोशिश की। नंबर 2। नंबर 3 है जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति को हम लोगों ने अपनाया, समझ गए ना, 10+2 + 3+2, 10+2 + इंजीनियरिंग और मेडिकल, 10+2 + 3 + MBA, और 5 साल का लॉ भी हो गया। ये सब पश्चिमी व्यवस्था को हम लोगों ने अपना के डिग्रियां हासिल की। बड़ा भारी इन्फ्लुएंस रहा। श्रीनिवास साहब ने भी जो सेकुलराइजेशन चैप्टर लिखा है, उनका आइडिया भी यही है कि पश्चिमी समाज और संस्कृति का प्रभाव से हम लोगों ने सेकुलराइजेशन सीखा है। वो लोग कह रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। तो पश्चिमी प्रभाव, दुबे साहब का मानना है, पश्चिमी एजुकेशन का बड़ा प्रभाव रहा है परिवर्तन लाने के लिए। चौथा पॉइंट कह रहे हैं नेशनलिस्टिक रिवाइवलिज्म। तो जो राष्ट्रीयता की भावनाएं पुनः उत्पन्न हुआ, जागरूक हुआ, ओके, पुनः जागरूक। 5 नंबर कहते हैं नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी शुरू हो गया, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। बहुत अच्छा उन्होंने दिया है। नतीजतन क्या हुआ, जो परिवर्तन आया उसके बारे में समझाते हैं। प्रदत्त परिस्थिति से अर्जित परिस्थिति क्या हो, तो सब लोग समझते हैं, इसको समझने की जरूरत नहीं है, पहला। दूसरा, जाति संरचना, जाति का गठन, जो संरचना है वो धीरे धीरे दुर्बल होता गया। जो स्ट्रिक्ट रूल था, मजबूत कड़ी नियम का पालन करना, हुक्का पानी बंद कर देगा, गांव से निकाल देंगे या मारपीट देंगे, कुछ कर देंगे, प्रॉब्लम करेंगे, वायलेंस करेंगे, इस टाइप की चीज़ें धीरे धीरे हुआ। अभी भी इधर उधर हो रहा है, लेकिन उस टाइप का नहीं है नियम, थोड़ा लूज हो गया। तीसरा है जो औपचारिक, हर जाति की, खासकर जो प्रभु जाति थे, उनका जो औपचारिक प्राधिकार था वो प्राधिकार नहीं रहा। पंचायत आ गया, पुलिस इंस्टीट्यूशंस आ गए, आईपीसी लागू हो गया, वो नहीं रहा। अब कहीं कोई एंटी सोशल इलीगल काम करते होंगे, वो एक अलग एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही, बढ़िया सिस्टम रहा।
फिर नंबर 4, जो नातेदारी की व्यवस्था है वो धीरे धीरे दुर्बल होने लगा। पहले सोचिए जो लाइफ साइकिल रिचुअल होता था, बर्थ, प्यूबर्टी और इनिशिएशन, यानी कि जन्म के वक्त, और वो इनिशिएशन के वक्त, प्यूबर्टी के वक्त, या विवाह के वक्त, या डेथ के वक्त कितने रिश्तेदारों को बुलाते थे। 12 सोचिए, आके 5 दिन 4 दिन रुकते थे, अब 4 घंटा नहीं रुकते है। चीज़ें बदल रहा है, तो धीरे धीरे इतने लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है। आजकल नॉन किन यानी फिक्टिशियस किन यानी कि फ्रेंड्स यानी कि जान पहचान के लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल। एनीवे, नंबर 4 जो सॉरी धीरे धीरे नातेदारी का संरचना हो। नंबर 5, जो उच्च जातियां हैं वो आधुनिकरण को अपनाने लगे। ये दुबे जी के 90 के पूर्व वाली बातें हम कर रहे हैं। अभी तो 90 के बाद हो गया, अभी 20 और 10 मतलब लगभग 30 साल हो गया है, काफ़ी चीज़ चेंज हो सकता है। उच्च जातियाँ आधुनिकरण को अपनाने लगे और निम्न जातियाँ संस्कृतिकरण को अपनाने लगे। ये अनुष्ठान संस्कृतिकरण श्रीनिवास ने किया। ये हो गया दुबे जी का चेंज के बारे में। अब आ रहे हैं हम दुबे जी का डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में अवधारणा। विकास के बारे में मैंने एक पुस्तक लिखा था 1993 में, मायोपिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल लेंस, जिसमें दुबे जी ने एक फॉरवर्ड लिखा था उस किताब में। ये वाला फॉरवर्ड दुबे जी ने लिखा है। ये लिखा है उन्होंने 12 दिसंबर 1992 में, जिसमें मैंने कुछ समराइज़ किया है कि दुबे जी क्या कहना चाहते हैं कि विकास ज़्यादातर जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं यहाँ के, इन समुदायों पे बाहर से विकास को लाया गया और कल्चर को ध्यान में नहीं रखा। संस्कृति सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रोल ऑफ कल्चर इन डेवलपमेंट। विकास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको कि संस्कृति को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने 5 पॉइंट इसमें बोला। पहला बोला कि संस्कृति का स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्नताएं होती है। संस्कृति का स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्नताएं होती है। ऑलराइट। नंबर 2, एक सांस्कृतिक विभिन्नता हमारे देश में है, ये प्लानर को, एडमिनिस्ट्रेटर को मानना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। संस्कृति की विभिन्नताएं हैं, विश्वास रखना पड़ेगा। नंबर 3, अगर संस्कृति की विभिन्नताओं को विश्वास नहीं रखेंगे तो क्या होगा? समस्याएं उत्पन्न होगा और लोग प्रोटेस्ट करेंगे, प्रॉब्लम होगा, रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट होगा, ये सब। नंबर 4, संस्कृति गतिशील है लेकिन क्षण भंगुर नहीं है, फ्राजाइल नहीं, क्षण भंगुर नहीं, ग्लास नहीं, फेंक दोगे तो टूट जाएगा, नहीं टूटेगा नहीं, स्ट्रांग है, मजबूत है, धीरे धीरे बदलेगा, समय लगेगा संस्कृति। नंबर 5, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे देश में लगा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एक डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे देश में ना पॉसिबल नहीं। विभिन्न प्रकार के प्लूरलिटी ऑफ प्रोग्राम, बहुल कार्यक्रम लगाना पड़ेगा, तभी सफल होगा। लेकिन हमारे देश में कई प्रकार के प्रतिबंध होते हैं ये डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने कई लिस्टिंग किया, उसमें से जैसे मोटिवेशनल, प्रेरणा में समस्याएं हैं, हम लोग प्रेरणा नहीं मिलता है तो दूसरे टाइप का प्रेरणा मिलता है। संस्थागत समस्याएं हैं, इंस्टीट्यूशनल, फिर ऑर्गेनाइजेशन समस्या, संगठन की समस्याएं हैं, एटिट्यूडनल मनोवृत्ति की समस्याएं। इन सब समस्याओं की वजह से हम लोग को जो है विकास सही तरीके से नहीं कर पा रहे। फाइनली आया परंपरा। परंपरा के बारे में उन्होंने कहा कि परंपरा बहुत स्ट्रांग है, परंपरा की वजह से विकास नहीं हो रहा है, गलत बात, ऐसा नहीं है। परंपरा में कई तार्किकताएं हैं, जो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी तत्व है उनको हटाइए, बाकी परंपरा सही, परंपरा चलना चाहिए, नेशन का प्राइड है परंपरा। उन्होंने 6 प्रकार की परंपरा की बातें कही। पहला है शास्त्रीय परंपरा, समझ गए। दूसरा है एमर्जिंग नेशनल परंपरा, उभरता हुआ राष्ट्रीय परंपरा, ये स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुआ है। नंबर 3 क्षेत्रीय परंपरा। नंबर 4 स्थानीय परंपरा। एंड नंबर 5 पश्चिमी परंपरा भी यहाँ पर है, गोवा, पौंडीचेरी, कई जगह है, दिल्ली, मुंबई मेट्रोपोलिस में। फिर फाइनली लोकल सब कल्चरल परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। 6 प्रकार की परंपरा के बारे में कहा। इस प्रकार दुबई में कई चीज़ें भारतीय समाज को टच किया। इंडियन सोसाइटी जरूर पढ़िए, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट जरूर पढ़िए, भारतीय ग्राम भी पढ़िए, और होपफुली आपको कुछ मिला। फिर हम आगे भी जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।